आपल्या देशावरती ज्या ज्या वेळेला गंडांतर आलेले आहेत, आक्रमण झालेले आहेत, त्यावेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे. आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही. मला एक दिवस या देशाचा पंतप्रधान बनवा, फक्त एक दिवस. एक दिवसात पंजाब आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडून दाखवतो. एक दिवसात. हम सत्य के भक्त, सत्यमेव जयते. It is with grief and sadness that we wish to inform you all that Honorable Shri Balasaheb Thackeray breathed his last at around 3:30 p.m. today. He had gone into cardiorespiratory arrest, which we tried to revive, but we were unable to revive, and we declared him as passed away at around 3:30 p.m. बाला साहब ठाकरे 86 बरस तक जिंदगी का साथ निभाया और जब लगा कि जिंदगी ने ही सांसों के साथ मिलकर जिस्म छोड़ने की साजिश रच ली है तो जिंदगी से मुंह मोड़ लिया और निकल गए अपने अंतिम सफर पर. रिटायरमेंट हमारे घर में नहीं होती, कभी नहीं. टायर होऊंगा, टायर तो होता है मगर रिटायरमेंट नहीं. रिटायर कभी नहीं, पंक्चर भी नहीं होगा. बाला साहब ठाकरे एक योद्धा की तरह जीवन का जंग लड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार हम सबको निराश होना पड़ा. हमें आज बाला साहब को खोना पड़ा है. बाला साहब का जाना जैसे एक युग की विदाई है. आज वो हमारे बीच नहीं रहे, हमें बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस है और उनके तमाम परिवार के लिए, परिवार के तमाम मेंबर्स के लिए हमारी तमाम तर हमदर्दियां हैं और हम दुआ करते हैं कि खुदा उनको ताकत दे कि वो इस बड़ी मुश्किल से गुजर जाएं और बाला साहब के जाने की तकलीफ कम से कम वो बर्दाश्त करने के काबिल हो. हम सत्य के भक्त हैं, सत्यमेव जयते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. सफर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जा रहा था, पीछे वो सब कुछ छूटता जा रहा था जिसके बिना अतीत से लेकर वर्तमान तक और आने वाले कल के इतिहास की कोई कहानी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसमें बाला साहब ठाकरे की कोई कहानी न जुड़ जाए. खामोशी बाला साहब की शख्सियत के सामने आंख उठाने की जरूरत भी नहीं करती थी, लेकिन अब उनसे जुड़ी हर बात खामोश है. मुंबई की गलियां खामोश हैं, खुद बाला साहब खामोश हैं, मातोश्री खामोश है, शिवसेना का दफ्तर खामोश है. हमने पूरे देश के लिए आह्वान किया है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख के चाहने वाले पूरे देश में है, तो पूरे देशवासियों का आह्वान किया हमने कि कृपया शांतता और संयम रखें और आप अगर आप मुंबई में आना चाहते हैं पूरे देश से तो आपकी व्यवस्था शिवसेना प्रमुख की अंतिम के लिए हर तरफ सिसकती नम आंखों और सहम कर धड़कते दिलों में एक सवाल है जो बड़ी ही खामोशी से सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच बाला साहब चले गए? मौत को तो हर बार बाला साहब मात देते आए थे. बीमारी उनके हौसलों के आगे हमेशा ही पस्त होती रही थी. कई बार बाला साहब अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन हर बार मुस्कुराते हुए लौट आए. बहुत जोर से उसमें पेन आ गया, दुख हो गया, होने लगा वो. तो मैंने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था. मुझे खाना खाने के वक्त भी हो गया, खाना भी नहीं जा सकता था. 3 किलो तो मेरा वजन
घट गया। ये होने से मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये करना पड़ेगा इंडोस्कोपिंग। चलो इंडोस्कोपिंग करेंगे लीलावती में। हम गए, तो कितना देर लगेगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले बस जी 2 मिनट। और वो शुरुआत जो हो गई, आधा घंटा तो मैं बेशुद्ध था। वो एनेस्थीसिया दिया नस में से, आधा घंटा मैं बेशुद्ध था। इस बार जब सेहत बिगड़ी तो सबको यकीन था कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन वक्त ने इस बार साथ नहीं दिया। दुआओं और दवाओं पर मौत का दांव भारी पड़ गया। वक्त की बिसात पर जिंदगी हार गई। हालांकि अटकलों और कयासबाजियों की दुनिया में इस दिन की आहट उस वक्त सुन ली गई थी जब शिवसेना के सबसे अहम मौके पर बाला साहेब की मौजूदगी नहीं थी। इस साल 24 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में दशहरे की रैली में बाला साहेब नहीं आए। अक्सर उन्हें इस रैली में आने में देर हो जाया करती थी, लेकिन वो आते जरूर थे। लेकिन इस बार उनका संदेश आया था। हे सगळं होताना आज मी साफ झालेलो आहे। इतकी इच्छा असून सुद्धा, आपल्या भेटीचे असं वाटून सुद्धा मी शारीरिक दृष्ट्या कोसळलोय। माझी इच्छा होती भयंकर यावं यावं यावं, भेटावं बोलावं, पण नाही, साफ झालं। बाला साहेब नहीं आए। इस एक बात ने वहां मौजूद उनके हर चाहने वाले को बेचैन कर दिया और उनके अगले ऐलान ने तो लोगों को झकझोर कर रख दिया। उद्धव, आदित्य, हे मी तुमच्या ते लागले असतील तर विसरून जा, विसरून जा, पण मी लागलेलं नाही। तुम्हीच त्यांचा स्वीकार केलेला आहात। हे सोनिया गांधींचं सारखं घराणं नाहीये, गांधी घराणं नाहीये। हे मी तुमच्यावरती लादलेलं नाहीये आणि म्हणून मी सांगतो, सांभाळून घ्या। मला सांभाळलं, तुला सांभाळा, आदित्याला सांभाळा आणि महाराष्ट्राचा उत्कर्ष करून द्या, असेच मी आपल्या चरणी नतमस्तक होऊन प्रार्थना करेन। इमानाला महत्व द्या, आम्हाला नाही, एवढंच म्हणेन। जय हिंद। बाला साहेब की ये तेवर दुनिया ने पहली बार देखे थे, जिनमें दहाड़ की जगह अपील थी। जिस्म की यातना ने उन्हें याचना के लिए मजबूर कर दिया था। बाल केशव ठाकरे, एक कार्टूनिस्ट जिसने वक्त के कैनवस पर अपने ब्रश से जो आड़ी तिरछी लकीरें खींची, उन्होंने भारतीय राजनीति, खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति को नया रंग दे दिया। और वो रंग था धर्म का, वो रंग था उस ताकत का जिसने महाराष्ट्र की सियासत को ठाकरे परिवार की जागीर बना दिया। धर्माची व्याख्या बदलली, धर्म कुठे आहे तो आम्हाला माहित नाही। आणि मग बाल ठाकरे के तेवरों ने उन्हें मराठी राजनीति के टाइगर का रुतबा दिया। बाल ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे बना दिया। ये रुतबा, ये जलवा उन कोशिशों का नतीजा था जिनकी शुरुआत 20 के दशक में पुणे की गलियों से हुई थी। तारीख 23 जनवरी 1926, स्थान पुणे। बाल केशव ठाकरे, यही नाम रखा था पिता केशव सीताराम ठाकरे ने अपने बेटे का। खुद फिल्म कंपनी में काम करते थे, लेकिन सामाजिक रूप से जाति व्यवस्था के खिलाफ अलख जगाने का काम भी करते थे। एक दिन बाल ठाकरे ने अंग्रेज कार्टूनिस्ट डेविड लो को कार्टून बनाते देखा तो खुद भी कार्टूनिस्ट बनने का फैसला कर लिया। कमाल तो तब हुआ जब आने वाले वक्त में बाल ठाकरे के कार्टून डेविड लो के साथ एक ही मैगजीन में छपे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही कार्टूनिस्ट बनने के सपनों को पंख लग गए और बाल ठाकरे ने पहले नवयुग, बाद में फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट काम करना शुरू कर दिया। इकहरे बदन के ठाकरे हौसलों को लेकर हमेशा ऊंची उड़ान भरते थे। बहुत जल्दी नौकरी से ऊब गए और अपने भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ 13 अगस्त 1960 को मार्मिक नाम से खुद की पत्रिका निकालने लगे। इतना वो पहले ही बने थे, लेकिन बाद में उनके ख्याल में आया कि एस्टेब्लिशमेंट्स जो है उनमें कोई किसी के दोस्त रहते हैं, कोई किसी के क्या रहता है वैसे रहता है। तो उनके जो मैनेजर थे या उनके संपादक थे वो कहने लगे कि इस पर कार्टून मत बनाओ। वो क्या नाम, वो एक
मसानी, मीनू मसानी, उन पर मत बनाओ, एसके पाटिल पर मत बनाओ, फलाने पर मत बनाओ, तो फिर छोड़ दिया। इसी वजह से 2 बार उन्होंने फ्री प्रेस छोड़ा था। ये दौर संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट का था। मराठी बोलने वालों के अलग राज्य की मांग तेजी से सिर उठा रही थी। बाल ठाकरे के कार्टून्स के साथ मराठी मानुष के जज्बात जुड़ते गए और बाल ठाकरे लोगों के दिलों में जगह बनाते गए। जैसे जैसे उन्होंने अपने पेन एंड ब्रश दोनों का इस्तेमाल करना शुरू किया उससे, तो मार्मिक के ऑफिस में भीड़ बढ़ने लगी और उनके पिताजी, जो मशहूर सबको नाम उनका मालूम है, प्रबोधनकार ठाकरे ऐसे नाम से वो जाने जाते हैं, प्रबोधनकार ठाकरे जी ने उनको पूछा कि बाल, अपने बेटे से बात कर रहे थे वो, कि बाल ये इतनी भीड़ हो रही है, ये भीड़ का आप क्या करेंगे? उनकी कुछ यूनियन, तो बाला साहब ने जवाब दिया कि क्या करना है? तो उन्होंने बोला अरे जल्दी से जल्द उनकी यूनियन कुछ करना चाहिए, इतने आदमी आ रहे हैं, तरस रहे हैं अपने हकों के लिए। तो नाम भी प्रबोधनकार ठाकरे ने दिया, शिवसेना। लोगों का साथ मिला तो बाल ठाकरे की उम्मीदों को भी पर लगे और उन्होंने अपने कार्टून्स में शासित वर्ग के कम्युनिस्ट और सोशल लीडर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और यही वो मुद्दा था जिसने बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं को ठाकरे से जोड़ दिया। और मार्मिक के जरिए ये अपील लोगों तक पहुंचने लगी कि जो मराठी बोलने वाले हैं वो उनसे जुड़ जाएं। 19 जून 1966, शिवाजी पार्क, मुंबई। 20,000 से ज्यादा लोग ठाकरे से जुड़ने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क में जमा हो गए। पिता केशव सीताराम ठाकरे उर्फ प्रबोधनकार ठाकरे ने इस जनसैलाब को एक बैनर के नीचे ला खड़ा किया और इनके मकसद को एक नाम दे दिया, शिवसेना। खुद बाला साहब ने जो पहला उनका दसरा रैली हुआ, जो हर साल लास्ट 45 ईयर्स शिवाजी पार्क पर होता है, विजयादशमी के दिन दशहरा रैली उसको बोलते हैं, वो वही रैली में क्लियर किया था कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वी विल फाइट फॉर द इश्यूज ऑफ कॉमन मैन। इसीलिए उन्होंने उस मीटिंग में बोला था कि 80% सोशल वर्क एंड 20% पॉलिटिक्स। कुछ ही महीनों के बाद दशहरे के दिन शिवसेना ने शिवाजी पार्क में पहली विशाल रैली की। इस रैली ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए तूफान का संदेश दे दिया। मराठी अधिकारों की आवाज के साथ शिवसेना ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की, और हम मराठी कभी बोल नहीं सकते। शिवसेना के निशाने पर गैर मराठी लोग आने लगे, जिनमें सबसे ज्यादा परेशानी हुई दक्षिण भारतीय लोगों को। हालांकि बाल ठाकरे ने इस बात से हमेशा इनकार किया। शिवसैनिकों ने उन्होंने वो नारा दिया, मैंने बंद कर दिया। वो 80% समाज सेवा और 20% राजनीति के नारे के साथ शुरू हुई शिवसेना पूरी तरह राजनीति के रंग में रंगने लगी। सोशल वर्क क्या होता है? मोर्चा निकालना। मोर्चा निकलने के बाद पुलिस अब तो रोक देंगे, उधर बैठना पड़ेगा, अंदर जाके मंत्रीगण से मिलेंगे आप। आश्वासन तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। मगर बाहर जो लोग जम गए हैं उसको सर क्या कहूं, मोर्चा, कोई न्याय मिलता नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं वाला है। मंत्री तो ध्यान नहीं देते। जगह जगह गैर मराठी लोगों के खिलाफ हिंसा और प्रदर्शन होने लगे। इससे बाल ठाकरे मराठी जनता के सिरमौर होते चले गए। आम आदमी के जो इश्यूज थे, पानी के हो या नौकरी के हो, बेसिकली नौकरी के थे, बेसिकली घर के थे, वो सब में उन्होंने कैच किए इश्यूज। और आपको तो मालूम है कि हम लास्ट 5 डिकेड से वी आर सीइंग दैट लोगों की मन की जो तार है वो छेड़ने में वो कितने काबिल है। सामने वाली भीड़ कितनी भी हो, उनके मन में क्या है वो बाला साहब 1 मिनट में जानते थे। 1968 में शिवसेना ने मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया। बाल ठाकरे ने प्रजा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। प्रजा समाजवादी पार्टी के ज्यादातर लीडर्स वही थे जो कभी बाल ठाकरे के कार्टून्स में नजर आते थे। पहले ही चुनाव में ठाकरे की शिवसेना ने 42 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया।
शिवसेना धीरे धीरे मराठी मानुष के मुद्दे पर एक विचारधारा बनती चली गई और यही वो वक्त था जब ठाकरे ने अपनी विचारधारा को शब्दों का जामा पहनाकर घर घर पहुंचाना शुरू कर दिया। शिवसेना का मुखपत्र सामना लॉन्च हुआ। माननीय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचं आगमन झालेलं आहे। चेहरे पर दाढ़ी, गले में किसी मंदिर के महंत की तरह लटकती मालाएं और जिस्म पर गेरुआ या सफेद कुर्ता। भेस योगियों सा, लेकिन आवाज में एक तानाशाह से गरज। ज्या ज्या वेळेला गंडांतर आलेली आहेत, आक्रमण झालेली आहेत, त्यावेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे। शिवराय नसते तर सगळ्यांची सुमता झाली असती। देखते देखते बाल ठाकरे मसीहा बन गए उस आम मराठी के जिसके वो किसी दौर में महज हमदर्द हुआ करते थे। लड़ तो रहे थे बाल ठाकरे महाराष्ट्र के धरती पुत्र के लिए, लेकिन उनका सियासी कद इस वक्त छूने लगा था आकाश को। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। बाल ठाकरे के साथ हुजूम था और हुजूम के पास ताकत, और उस ताकत को अपनी मर्जी से कहीं भी झोंक सकते थे बाल ठाकरे महज अपनी एक आवाज से। ये बात बाल ठाकरे बखूबी जानते थे। लोगों के मन की जो तार है वो छेड़ने में वो कितने काबिल है। सामने वाली भीड़ कितनी भी हो, उनके मन में क्या है वो बाला साहब 1 मिनट में जानते थे। हिटलर के मुरीद बाल ठाकरे दीवाने थे हिटलर के तीखे भाषणों के। हिटलर को ठाकरे आवाज का जादूगर और आर्टिस्ट मानते थे और खुद भी बाल ठाकरे कलम से कलमकारी करने वाले एक आर्टिस्ट ही थे। लेकिन बाल ठाकरे ने कभी हिटलर की ज्यादतियों की हिमायत नहीं की। 1989 में जब बाल ठाकरे ने शिवसेना मुखपत्र सामना की नींव रखी थी, तब अखबार का मकसद था कटाक्ष के जरिए समाज को आईना दिखाना। लेकिन 1992 तक आते आते मानो सामना कटाक्ष करना छोड़कर कटार चलाने लगा था। कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे की कलम अब सियासत के एक अलग ही रंग की स्याही उगलने लगी थी। अब इसमें एक कार्टूनिस्ट का तंज नहीं बल्कि एक सियासतदां की तलखियां थी। इसकी मिसाल थी बाबरी मस्जिद गिराए जाने से ऐन पहले सामना में छपा ये एडिटोरियल। आपका शिव सैनिक जब अयोध्या की तरफ बढ़ रहा था तो कैसा लग रहा था? वो यकीनन उस दहाड़ते हुए शेर की तरह लग रहा था जिसका खौफ हर तरफ था। उसकी चाल में एक मदमस्त हाथी सी मस्ती थी। उसके हमले में एक गैंडे सी ताकत थी जो चट्टानी पहाड़ को मसल कर पाउडर बना दे। अयोध्या की तरफ बढ़ते उस शिव सैनिक में थी चीते सी चपलता थी। इस हिंदू योद्धा को हमारा अनेक अनेक आशीर्वाद। ये बहुत हिम्मत की बात थी। उस वक्त पूरे विश्व में माहौल उस वक्त बाबरी का चल रहा था और बाला साहब ने कहा अगर शिव सैनिक का नाम कोई लेता है तो कहिए मुझे गर्व है मेरे शिव सैनिकों के ऊपर और फक्र है मैं उनके साथ हूं। सामना में छपा ये एडिटोरियल बाल ठाकरे के बदले हुए एजेंडे की तरफ इशारा कर रहा था। 60 और 70 के दशक में शिवसेना के निशाने पर थे दक्षिण भारतीय, गुजराती और मारवाड़ी। लेकिन 1990 का दशक आते आते सामना में संपादकीय के जरिए और अपने भाषणों से बाल ठाकरे ने हमले शुरू कर दिए मुसलमानों पर। Why you treat Muslims as a separate thing, as a minority? What is minority? All we accept that we are the citizens of this country. All this problem will be finished. इससे पहले भी कई बार बाला साहब ठाकरे ने अल्पसंख्यक समुदाय पर निशाना साधा था, लेकिन अब उन्होंने सीधे सीधे उन पर वार करना शुरू कर दिया। शिवसेना की अल्पसंख्यक विरोधी भूमिका अयोध्या कांड के बाद खुलकर सामने आई और इसी बीच बाला साहब ठाकरे ने कुछ विवादास्पद बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया। बाल ठाकरे के सुलगते हुए एडिटोरियल ने दंगों की आग में झुलसा दिया बॉम्बे को। 1992-93 के इन दंगों में लगभग 850 जाने गईं। दंगों के दौरान ही जनवरी 1993 में सामना में बाल ठाकरे का एक और भड़काऊ एडिटोरियल छपा। बाल ठाकरे ने कभी भारतीय मुसलमानों को देशभक्त पुकारा तो निशाने पर लिया बाहर से आए मुसलमानों को। बांग्लादेश के मुसलमान आ चुके, इतनी झोपड़पट्टियां उनकी फैली जा रही। जहां जहां कोई प्लॉट होता है उस पर
सीधे वो कर देते हैं आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई मन में डर है कि यहाँ एक कानून है। दंगों के फौरन बाद साल 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद भी बाल ठाकरे ने भड़काऊ बयान दिए, लेकिन इसके बाद कई बार भड़काऊ भाषण करने के बावजूद भी किसी भी सरकार ने उन पर कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लफ्जों से शोले उगलने वाले बाल ठाकरे पर इस बार कानून ने कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार न कर सका। इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। बावजूद इसके बाल ठाकरे ने खुलेआम चुनौती देते हुए कहा था, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो जम्मू कश्मीर तक पूरा मुल्क भड़क उठेगा। ठीक है, मेरी वजह से सरकार चाहती है कि धर्म युद्ध शुरू हो तो ऐसा ही सही। और सरकार कुछ न कर सकी। इसे हालात की मजबूरी कहें या कांग्रेस की कमजोरी, बाल ठाकरे इस पूरी घटना के बाद एक टाइगर की तरह महाराष्ट्र के सियासी घमासान में उभरे। बाहरी मोर्चों पर जीत दर्ज कर रहे बाल ठाकरे को पार्टी के अंदर इस बीच गहरा झटका झेलना पड़ा जब उनके अजीज और करीबी छगन भुजबल उनका साथ छोड़ गए। ये साल था 1991। मंडल कमीशन की सिफारिश को नकारते हुए बाल ठाकरे ने ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध किया, जबकि भुजबल जो कि ओबीसी थे चाहते थे कि मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया जाए। विचारों के इस टकराव ने ठाकरे और भुजबल को एक दूसरे से जुदा कर दिया। सन 1990-91 में 1991 में मैं दोबारा मेयर बना था। वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर हुए और उन्होंने मंडल आयोग को जो अपनाया, उन्होंने कहा कि हम लोग उसका स्वीकार करते हैं। महापौर के नाते मैंने उनकी उस स्टेटमेंट का जो है स्वागत किया कि मैं स्वागत करता हूं कि आपने मंडल आयोग का स्वीकार किया है भारत सरकार ने। अब वहां से जो है हमारा जो है थोड़ा सी अनबन जो है शुरू हो गई। बाला साहब ने कहा कि नहीं, कि हम आरक्षण को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने कहा कि हम तो करना चाहते हैं। हम कास्ट के खिलाफ हैं, कास्ट रिजर्वेशन के, क्योंकि इनमें दलितों में भी कोई रईस आदमी है, श्रीमंत है, उसको उसके लड़कों को भी दे दे। आर्थिक कमजोर है, वो आर्थिक कमजोरी से ये करो। बाल ठाकरे का मिशन बड़ा था, मामूली नुकसान उनका कुछ नहीं कर पा रहे थे। भुजबल चले गए तो क्या हुआ, उनके पास जनता का बल था और भीड़ की ताकत से खेलना ठाकरे को खूब आता था। उन्हें मालूम था कि जनता के दिल में जगह बनी रही तो सत्ता में खुद ब खुद जगह बन जाएगी, और हुआ कुछ ऐसा ही। शिवसेना की राहें सियासत के गलियारों से होते हुए अब सत्ता की मंजिल तक पहुंचने ही वाली थी। 24 मार्च 1995 ये वो तारीख थी जब बाल ठाकरे का कई बरसों का सपना पूरा हुआ। बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और मुंबई के टाइगर बाल ठाकरे बन गए किंग मेकर। मुख्यमंत्री तो थे शिवसेना के मनोहर जोशी और उप मुख्यमंत्री थे बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे, लेकिन सत्ता की असली कमान थी बाला साहेब ठाकरे के हाथों में। इन्हें इस दौरान महाराष्ट्र सरकार का रिमोट कंट्रोल भी पुकारा गया। कंट्रोल मेरे पास है भी नहीं भी, ऐसे नहीं, कंट्रोल तो होना ही चाहिए। शिवसेना बीजेपी की हुकूमत के दौरान ही बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई रखा गया। राजनीति में बाला साहेब की तूती बोलती रही, लेकिन निजी और पारिवारिक रिश्तों में इस दौरान बाला साहेब को कई आघात झेलने पड़े। साल 1995 में उनकी पत्नी मीना ठाकरे, जिन्हें शिव सैनिक मां साहब के नाम से पुकारते थे, उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अभी बाल ठाकरे इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि उनके बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे की 20 अप्रैल 1996 को एक सड़क हादसे में मौत हो गई। एक तरफ सत्ता का सुख, दूसरी तरफ अपनों से बिछुड़ने का दुख। जिंदगी कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे के सामने अजब तस्वीरें गढ़ रही थी। इन सब के बीच 1996 में राज ठाकरे ने मुंबई में अमेरिकी पॉप स्टार माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट करवाया। कहां तो वैलेंटाइन डे का विरोध और कहां पॉप कॉन्सर्ट। बाल ठाकरे की आलोचना भी हुई, लेकिन बाल ठाकरे विरोधियों का मुंह बंद करना खूब जानते थे। और जिस प्रदेश के एलिमेंट हमारे खून में रोगों में क्यों, लैला मजनू करो, इससे क्या मिलता है तुमको? एक गुलाब का फूल देते हैं तुम, बस कुछ करना है तो ऐसा कुछ करना तो करो। कहीं हमारे देश की कोई, अभी देखिए हमारे लैला मजनू की बात अमेरिकन लोग करेंगे क्या? बाजीराव पेशवा था और इसकी मस्तानी, वो दिन मनाना क्यों नहीं करते? अमेरिकन लोग करेंगे। जो हमारी चीजें वो नहीं मानते हैं न करते हैं, तो उनकी जो बातें हैं तो हम क्यों माने? लेकिन अभी 1992-93 में मुंबई में हुए दंगों पर श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट आनी बाकी थी। साल 1998 में यह रिपोर्ट आई
और शिवसेना पर इस रिपोर्ट में दंगे कराने और भड़काने का आरोप लगा। जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा ने अपनी रिपोर्ट में शिवसेना की महाआरती को खास तौर से जिम्मेदार ठहराया मुंबई में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के दंगों के बीच जो शांति का समय था, इस दौरान कमीशन के मुताबिक महाआरती ने मुंबई में माहौल खराब करने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल ये महाआरती की जाती थी सड़कों पर नमाज पढ़ने और मस्जिदों से उठने वाली अजान के खिलाफ। कमीशन ने यह भी पाया कि इन महाआरती के दौरान भड़काऊ भाषणबाजी भी की जाती थी। इल्जाम के बाद कानून इंसाफ की तैयारी में था कि साल 1999 में शिवसेना बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसी साल बाल ठाकरे से आने वाले 6 सालों के लिए वोट डालने का अधिकार तक छीन लिया गया और फिर साल 2000 में शिवसेना सुप्रीमो को 1993 में लिखे भड़काऊ एडिटोरियल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ देर के लिए मुंबई थम गई। अदालत में यह केस जुर्म और मुकदमे के बीच इतना लंबा फासला होने की वजह से फौरन खारिज भी कर दिया गया। बाल ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई में छिटपुट हिंसा की घटनाएं ही हुई। गिरफ्तारी के पहले के महाराष्ट्र के किंग मेकर मुंबई के टाइगर के बड़े बड़े दावे गिरफ्तारी के बाद सच्चाई की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। इसी के साथ लगने ये भी लगा कि उतरने लगे हैं टाइगर के सितारे। धर्माची व्याख्या बदलली, धर्म पूजायचं आम्हाला माहीत नाही। श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे। क्यों छोड़ा अपनों ने ठाकरे, क्यों रूठ गए राज चाचा ठाकरे से? हम सत्य के भक्त हैं, सत्यमेव जय। महाराष्ट्र का किंग मेकर, मुंबई का टाइगर गिरफ्तार भी हो सकता है। यकीनन इससे बाला साहब ठाकरे की कद्दावर शख्सियत पर हल्की सी खराश आई। 5 साल हुकूमत के बाद भी महाराष्ट्र और मुंबई के हालात में सिवाय बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई करने के और कोई बड़ा काम नहीं हुआ था। ऐसे में बाल ठाकरे ने मराठी मानुष को यह एहसास दिलाया कि शहर के नाम के साथ शहर भी पूरी तरह उसका होना चाहिए। और फिर शिवसेना ने तलाशा एक नया शिकार और शुरू हो गया हमला मुंबई में रह रहे बिहारियों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों पर। बहाना था मराठी अस्मिता का। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार में। जैसे कि इन लोगों को उनका प्रांत का अभिमान है, राज्य का अभिमान है, इससे हम कर रहे हैं। इसे गुनाह क्या है? लेकिन बाल ठाकरे को देश के अलग अलग कोनों से मुंहतोड़ जवाब मिला। बिहार और यूपी का हर नेता पार्टी लाइन छोड़कर बाल ठाकरे के खिलाफ खड़ा हो गया। आप अकेले हो, आपके साथ पूरा देश है और पूरा। ये विरोध इस बात की तस्दीक कर रहा था कि बाल ठाकरे का तिलिस्म अब टूट रहा था। ये था 21वीं सदी का पहला दशक। बुजुर्ग हो रहे बाल ठाकरे को, कमजोर और बूढ़े होते जिस्म को बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया था। और ऐसे नाजुक लम्हों में बाल ठाकरे को सताने लगा एक सवाल, उनके बाद कौन? उनको सताने लगी ये फिक्र कि शिवसेना की बागडोर अपने बाद किसके हाथों में सौंपें। और उनका ये पुत्र मोह ही था कि तमाम वफादारों को भूल उन्होंने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपनी गद्दी का वारिस बनाना चाहा। और उनके इस पुत्र मोह से बिखरने लगी शिवसेना। साल 2005 कुछ लिहाज से अच्छा रहा तो कुछ लिहाज से बुरा भी। 1999 में छिन गया वोट डालने का अधिकार। चुनाव आयोग की हिदायत पर इन्हें वापस मिला और इन्होंने इस साल बीएमसी चुनाव में वोट डाला। लेकिन साल 2005 में ही इनके बहुत से करीबी इनका साथ छोड़कर चले गए। सबसे पहले शिवसेना से नाता तोड़ा संजय निरुपम ने और अलग होने की वजह उन्होंने पार्टी में बढ़ रहे पक्षपात को बताया। इसी साल जुलाई में दूसरा झटका बाला साहेब को तब मिला जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे कद्दावर नेता नारायण राणे ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राणे परेशान थे शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बढ़ते कद से। लेकिन जिस सियासी जमीन पर बाल ठाकरे खड़े थे, बचा हुआ था भी उस पर सबसे बड़ा जलजला आना। और वो बाला साहब ठाकरे को तब महसूस हुआ जब दिसंबर 2005 में उनके भतीजे राज ठाकरे ने भी छोड़ दिया उनका साथ। वो राज ठाकरे जिनके तेवर, जिनके अंदाज, जिनका मिजाज हूबहू बाल ठाकरे सा था।
बाला साहेब की गिरती सेहत के बावजूद ये राज ठाकरे ही थे जिनके जोश से बाकी थी शिवसेना में जान। बाला साहेब का अंदाज तो उनके पास था, लेकिन बाला साहेब के बाद उन्हें चाहिए था वही ओहदा भी। और जब उन्होंने देखा कि विरासत की इस जंग में उद्धव ठाकरे को तरजीह दी जा रही है, तो वो नाराज हो उठे और छोड़ दिया शिवसेना का साथ। राज ठाकरे ने साल 2006 में अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की नींव रखी और इसी के साथ मराठी मानुष का मुद्दा उड़ाने के साथ साथ कब्जा कर लिया मराठी वोट के बहुत बड़े हिस्से पर भी। इन तमाम घटनाओं से बेचैन किंग मेकर बाल ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर गए लोगों को अपने ही अंदाज में एहसान फरामोश पुकार दिया। आता चुकलं नाही असू द्या, लहानपणापासून आमच्या खांद्यावर खेळवलेले कोण असं काय करेल त्याला निश्चित सांगायचं आहे। हे जर आहे शिवसेनेतनं बाहेर पडला, सगळ्या गोष्टीतनं बाहेर पडला, तर तू माझा बॅनरवरती फोटो छापू। बाल ठाकरे कुछ भी कहें, शिवसेना और बाला साहेब दोनों को ही खटकने लगी थी राज ठाकरे की कमी। राज ठाकरे माहिर हैं उन दांव पेंच के जिनके दम पर संगठन चलाए जाते हैं। ये राज ठाकरे ही थे जिन्होंने माइकल जैक्सन और लता मंगेशकर के बड़े बड़े कॉन्सर्ट करवाकर मुंबई में शिवसेना के अलग ही रुख को लोगों के सामने रखा। लेकिन जब मुद्दे टकराए तो चलने लगे बयानों के तीखे बाण भी। एक छोटासा सरळ प्रश्न आहे की राज ठाकरेने घेतलेला निर्णय योग्य होता का अयोग्य होता, हे फक्त बाळासाहेबांनी सांगा। अयोग्य होता तर तो माणूस अजून तिकडे का, आणि योग्य होता तर मग माझे दुसरे निर्णय कसे काय चुकले, हाच कसा बरोबर निघाला। आज तुम जो भी हो शिवसेना की वजह से हो, तुम तो एक पत्थर भर थे, हमने गुलाल रख तुम्हें भगवान बना दिया। इन तमाम घटनाओं से बाल ठाकरे की साख भी कम होती नजर आई। मुंबई में बाहर से आए लोगों पर हमले की बात छिड़ी तो जिस सचिन तेंदुलकर की तुलना बाल ठाकरे शिवाजी से किया करते थे, उसी ने कह दिया कि मुंबई पर किसी एक भाषा या प्रांत के लोगों का हक नहीं है, मुंबई हर भारतीय की है। I'm a Maharashtrian and I'm extremely proud of that. But I'm an Indian. Mumbai belongs to India. Mumbai belongs to India. Mumbai belongs to India. बाल ठाकरे तिल मिला उठे और उन्होंने सचिन को आड़े हाथों लेते हुए सामना में लिखा। सचिन, अपने इस कमेंट से मराठी सोच की पिच पर आप रनआउट हो गए हैं। आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मराठी मानुस ने जान की बाजी लगाकर मुंबई हासिल किया था। उस मुहिम में 105 मराठी लोगों की जानें गई थी। सचिन, क्रिकेट पर ही ध्यान दो। मराठी मानुस के खिलाफ चौके छक्के लगाओगे तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। इसके बाद शाहरुख खान के आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाए जाने की पैरवी किए जाने पर बाल ठाकरे की हिदायत पर शिव सैनिकों ने माय नेम इज खान फिल्म के पोस्टर फाड़े। फिल्म के दिखाए जाने पर हंगामा किया, लेकिन यहां भी ठाकरे को मात खानी पड़ी। ठाकरे गरजें और मुंबई की सियासत में भूचाल न आए, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। लेकिन सचिन और शाहरुख के खिलाफ ठाकरे की दहाड़ में वो असर नहीं दिखा। लेकिन बाल ठाकरे के पुराने तेवर एक बार फिर दिखे जब 2010 की दशहरा रैली में उन्होंने मोर्चा खोला कांग्रेस के खिलाफ। तो पंतप्रधान काय बोलतो तेच कळत नाही। बॉस काय ऐकत नाही, देशाला जायचं ऐकतो गेलं पाहिजे। स्टेज से हमला तो कांग्रेस पर था, लेकिन ठाकरे की निगाहें पढ़ रही थी जनता जनार्दन का मन, क्योंकि उनके दिल का सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब स्टेज पर ही मौजूद था। बाला साहेब की तीसरी पीढ़ी से पोता आदित्य भी सियासत के मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार दिख रहा था। स्टेज का यह नजारा बता गया कि बाल ठाकरे अपने बाद किसे सौंपना चाहते हैं शिवसेना की मशाल, क्योंकि वक्त तेजी से उनके हाथ से फिसल रहा था। मराठी सियासत का टाइगर बूढ़ा हो चला था। उम्र और बीमारी ने सहारा लेने को मजबूर कर दिया। इस सब के बावजूद आंखों में अब भी एक चमक सी कौंध जाती थी, जिसमें बीते 4 दशकों की सियासत की विरासत नजर आती थी। कितने ही लोग तो उनसे जुड़े और सियासत के आसमान पर चमके। नारायण राणे, संजय निरुपम, छगन भुजबल, न जाने कितने ही लोग। मैं क्यों? आज मनोहर जोशी भी कुछ नहीं बनते थे। ये जो मिनिस्टर आप देख रहे हैं,
हालात और सियासत ने अपनों को दूर कर दिया, ठाकरे तब भी मुस्तैदी से सियासत में जमे रहे। लेकिन राज ठाकरे के जाने के बाद वो कुछ लड़खड़ा से गए। सहारा देने के लिए एक तरफ तो उद्धव ठाकरे थे, लेकिन दूसरी तरफ कोई राज अब खड़ा नहीं होता था। राज के साथ न होने की कमी बाला साहेब को खलती थी, लेकिन सियासत में जज्बात की कोई कद्र नहीं होती। जो साथ है वो साथी, जो साथ नहीं वो विरोधी। और राज तो बाकायदा शिवसेना के वोट बैंक में ही सींध लगा चुके थे। बाल ठाकरे जिस्मानी तौर पर बेहद कमजोर हो चले थे। सेहत उद्धव का साथ भी नहीं दे रही थी और महाराष्ट्र की सियासत एक नई करवट ले रही थी। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के कटघरे में आए दिन खड़ी होने लगी। ऐसे में बाल ठाकरे को लगा कि अगर शिवसेना पूरी दमदारी से ये चुनाव लड़े तो शायद 1995 का इतिहास दोहराया जा सकता है। एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा पर शिवसेना का परचम लहराया जा सकता है। ऐसे में बाल ठाकरे को एक बार फिर राज याद आए, राज के तेवर याद आए, राज का अंदाज याद आया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं राज और उद्धव को साथ देखना चाहता हूं, और अगर दोनों साथ आते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसे सियासी मजबूरी कहें या खून की आवाज, बाल ठाकरे ने कुछ दिन पहले भी रिश्तों में दरार की बात से इनकार किया था। राज आणि उद्धव या जोड्यांमध्ये अजून फुटत नाही। आता राजचा वाढदिवस झाला, 27 जुलैला उद्धवचा वाढदिवस। एक व्यंकट चित्रकार म्हणून माझ्या डोक्यात नेहमी हलकट कल्पना येतात। मी त्या दिवशी मातोश्रीच्या इकडे 3 रांगा काढणार आहे, 3 रांगा। त्या रांगा अशा राहतील की उद्धव ठाकरे त्यांचे समर्थक, दुसरे राज ठाकरे यांचे समर्थक, आणि मध्ये एक स्वतंत्र लाईन तिथे लिहिणार आग लावी पत्रकार। लेकिन तभी अचानक जज्बात और सियासत ने एक साथ करवट ली। जुलाई 2012 उद्धव बीमार पड़ गए। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सारे गिले शिकवे भुलाकर राज ठाकरे तुरंत अस्पताल पहुंचे और बाद में उद्धव को डिस्चार्ज कराकर घर तक छोड़ने भी आए। एक बार को लगा कि अब रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। तनातनी कम हो जाएगी कम से कम। अभी उस दिन के बाद आज तक कहां तनातनी हुई है। जब मैं हॉस्पिटल में था तब राज स्वयं मुझे देखने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उनका कुछ दुश्वास करता हूं या ऐसी कोई बात नहीं। बाल ठाकरे की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी थी जहां से मुड़कर यह देखा जाता है कि अब तक के सफर में क्या खोया और क्या पाया। वक्त जैसे बड़ी तेजी से भागने लगा था। जिस शिवाजी पार्क से 46 साल पहले सियासी हुंकार का उन्होंने बिगुल बजाया था, वो इस दशहरे पर बाल ठाकरे का इंतजार ही करता रह गया। बाल ठाकरे अपने समर्थकों की पुकार पर मिलने नहीं पहुंचे थे। इस इंतजार को अधूरा छोड़कर बाल ठाकरे निकल गए उस सफर पर जहां जाने वालों के लौट कर आने का इंतजार जमाना करता है, लेकिन वो फिर कभी नहीं लौटते। धर्माची व्याख्या बदलली। धर्म कुठे आम्हाला माहित नाही।